हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो कंपनी वाला चैप्टर चल रहा है, ठीक है। इसमें कल इंपॉर्टेंस वगैरह हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज, कंपनियों का वर्गीकरण। अब यहाँ पर जो कंपनियां है इसको कितने टाइप्स में कितने तरीके से बांटा गया है यह हमने पढ़ना आएगा, ठीक है ना। आपने कंपनियां देखी, इंडस्ट्री देखी, सब चीज़ को क्या है यहाँ पर अलग अलग उनके रूप के हिसाब से, उनकी साइज के हिसाब से, उनके काम के हिसाब से सबको अलग अलग बांटा गया है, ठीक है ना। हम देखते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या, ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, समामेलन के विधियों के आधार पर। अब यहाँ पर जो कंपनी है उनको उनकी मेथड के हिसाब से बोल सकते हैं क्या, जो कंपनियां हैं उनको उनकी जो विधियां, जो मेथड होती है उस हिसाब से कितने पार्टों में डिवाइड करा गया है, ठीक है ना। पहला दिया है हमें अंडर स्टेट चार्टर, चार्टर्ड कंपनी। अब चार्टर्ड कंपनी कौन कौन सी होती है, ठीक है ना, ये देखते हैं। ऐसी कंपनियां जब किसी विशेष कार्य की आवश्यकता पड़ती है तो सरकार द्वारा राज्य आज्ञा पत्र से कंपनी का निर्माण किया जाता है। कंपनी के कार्य क्षेत्र सीमा इस आज्ञा पत्र में निर्धारित कर दिए जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या दिया गया है कि जब भी कोई कंपनी, ऐसी कंपनी जिसको आपको किसी पर्टिकुलर, किसी विशेष पर्पस के लिए बनाया गया है, किसी काम के लिए, स्पेशल काम के लिए बनाया गया है, और जिसको राज्य अंडर स्टेट चार्टर्ड के राज्य आज्ञा पत्र द्वारा उसको स्वीकृति मिली है, ऐसी कंपनियां क्या कहलाती है कि अंडर स्टेट चार्टर। जिसे एग्जांपल बोल सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका मोटिव क्या था, भारत में अपना बिजनेस जमाना, ठीक है ना। इंडिया में आकर अपना बिजनेस को स्थापित करना, उसे जमाना, ठीक है ना, ये उस कंपनी का उद्देश्य था। तो ऐसे किसी भी स्पेशल पर्पस के लिए अगर कोई कंपनी बनाई जाती है तो वो क्या कहलाती है कि अंडर स्टेट चार्टर। नेक्स्ट है स्पेशल स्टैच्यू ऑफ पार्लियामेंट, संसद के विशेष अधिनियम द्वारा। संसद के मतलब हमारी जो पार्लियामेंट होती है, संसद भवन होता है, वहां पर अगर किसी उद्देश्य के लिए, किसी ऑब्जेक्ट के लिए अगर कोई कंपनी बनाई जाती है, ठीक है ना, जनता के हित के लिए, वहां पर अगर कोई बिल पास होता है जिसमें उस कंपनी का उल्लेख होता है कि ये कंपनी गवर्नमेंट द्वारा खोली जा रही है, तो वो चीजें क्या आती है कि इसके अंदर आती है। इसमें एग्जाम्पल दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये कहाँ है, पार्लियामेंट से, संसद भवन से पास है कि सभी विधायक सांसदों द्वारा इसको स्वीकृति मिली है और एक गवर्नमेंट कंपनी है जो पब्लिक के हित के लिए काम कर रही है। फिर एक अंडर कंपनी एक्ट, वैधानिक कंपनियों को छोड़कर भारत से की सभी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की जाती है। जो गवर्नमेंट, जैसे स्टेचुरी कंपनी हो गई, संसद भवन में पास हुई है, ऐसी कंपनी, या फिर चार्टर्ड कंपनी जिसको पर्टिकुलर किसी चीज में, किसी पर्पस के लिए बनाया गया है, इन कंपनी को छोड़कर बाकी सब कंपनी को क्या करा जाता है, इनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है अंडर कंपनी एक्ट के द्वारा, ठीक है ना। एग्जांपल दिया गया है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, गोदरेज लिमिटेड, ठीक है ना, ये सब का है कि ये कंपनी एक्ट के अंदर बनी हुई कंपनी है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटीज। अब हमारी लायबिलिटीज है लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड कंपनी नाम सुना होगा, लिमिटेड कंपनी है कि जैसे ऊपर भी आपको एग्जांपल में दिया है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है ना, गोदरेज प्राइवेट लिमिटेड, तो ये सारी चीजें भी यहाँ लिखी आती है। लिमिटेड कंपनी क्या होती है, एक कंपनी अधिनियम धारा 223 के अनुसार सीमित दायित्व वाली कंपनी वह कंपनी जिसमें सदस्य को दायित्व एक निश्चित सीमा तक सीमित रहता है, ठीक है ना। यहाँ पर दो तरह की कंपनी होती है कि, या फिर बोल सकते हैं कि लिमिटेड कंपनी में जितने भी उसके मेंबर होते हैं, उनका राइट्स, उनके अधिकार, उनकी जो भी पॉलिसी होती है वो सब क्या होती है कि लिमिटेड रहती है, सीमित रहती है, ठीक है ना। ये सब किस में आते हैं, लिमिटेड कंपनी में। अनलिमिटेड है तो यहाँ पर उनके जो मेंबर्स है, द लायबिलिटीज ऑफ द मेंबर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन सच अ कंपनी इज अनलिमिटेड, व्हिच मींस दे विल बी रिक्वायर्ड टू पे द डेब्ट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम देयर प्राइवेट प्रॉपर्टी। अनलिमिटेड लायबिलिटीज में यहाँ जाता है कि आपके पास में जितनी भी संपत्ति है, जितने भी अधिकार है, वो सब अनलिमिटेड रहते हैं। मतलब अगर आपको नुकसान हो जाता है, लॉस हो जाता है, या फिर कोई चीज खराब हो जाती है, उसकी प्रॉपर्टी, जैसे किसी को आपको पैसा देना है, ठीक है ना, आपके ऊपर कर्जा हो गया, तो आपकी लायबिलिटीज है कि वो जिम्मेदारी ये भी बनती है कि आप वो पैसा अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से भी उस कंपनी का कर्जा चुकाओ, ठीक है ना। ये सब चीजें इसमें आती है। लिमिटेड में आपके पास है तो आप दे दो, नहीं है तो नहीं है, ठीक है ना। कंपनी में से ही कंपनी की भरपाई की जाती है। बट
अगर अनलिमिटेड है तो उसमें से आपको पर्सनल प्रॉपर्टीज में से भी कंपनी की भरपाई करनी पड़ेगी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब यहाँ पर गारंटी के हिसाब से कंपनीज आर फॉर्म टू promote art, literature, sports, education, regional. The main source of finance or for such company is entrance and subscription fees, donation, guarantee, etc. The member of such a company given a guarantee to pay a fixed sum of money at the time of liquidation. अब यहाँ पर क्या होता है गारंटी वाली कंपनी, ऐसी कंपनियां जैसे आप कहीं फीस देते हो, ठीक है ना, ऐसी कंपनियों में जहाँ आप कहीं फीस देते हो या फिर कोई चार्जेस देते हो तो वहाँ गारंटी आपको क्या मिलती है कि पूरी सर्विस की, ठीक है ना, सर्विस की गारंटी मिलती है आपको। किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हो या फिर जॉब की बात नहीं कर सकते यहाँ पर, तो अलग ही एग्जांपल दे रखेंगे, ठीक है ना। ऐसी कंपनी जहाँ पर आपको अगर फीस दे रहे हो, काम कर रहे हो, ठीक है ना, उसमें आपको गारंटी दी जाती है कि नहीं आपको कम से कम इतना प्रॉफिट दिया जाएगा या फिर सर्विस दी जाएगी, ठीक है। या फिर एग्जाम्पल ले सकता हूँ जैसे इसमें एजुकेशन, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, आप किसी स्पोर्ट्स क्लब में जाते होगे, ठीक है ना, वहाँ आपने कोई फीस दी, कोई कंपनी की स्पोर्ट्स क्लब की, वहाँ आप कोई फीस चार्जेस देते हो तो आपको उनकी तरफ से क्या गारंटी मिलती है कि आपको जितने भी चार्जेस, आपने जितने भी टाइम के लिए वो चार्जेस दिए तब तक आपको सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। फिर नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मालिकों के हिसाब से, ठीक है ना, ओनरशिप के हिसाब से यहाँ पर अलग अलग चीजें दी गई है। सेक्शन 3(1)(3) of the Companies Act 1956 state a private company means a company which by its articles, पहला दिया है restricted the right to transfer the share if any। प्राइवेट कंपनी में आप अपने अधिकार, अपने शेयर किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। इट limits the number of its member to 200 not including persons who are in employment of the company on the person who having been formally। अब यहाँ पर क्या दिया गया है कि आप यहाँ पर सिंपल सी बात लेता हूँ, आप अपने शेयरों का हस्तांतरण नहीं कर सकते हो, अपने जो शेयर रहेंगे उसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। दूसरी चीज ये दी गई, अपने सदस्यों की संख्या या फिर बोल सकते हैं अपने सदस्यों की संख्या कम से कम 2 तथा अधिक से अधिक ज़्यादा 200 को छोड़कर, ठीक है ना। आपके कंपनी के मेंबर कितने होने से कम मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200। कंपनी का कोई कर्मचारी एम्प्लॉय उसमें शामिल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ये चीज़ याद रखना। कम से कम 2 सदस्य और ज़्यादा से ज़्यादा 200, लेकिन उसमें कंपनी का कोई भी कर्मचारी, कोई भी एम्प्लॉयमेंट उसमें पार्ट नहीं लेना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट अलग होना चाहिए, रोजगार जितने भी हैं, वर्कर जितने भी है, लेबर जितनी, वो सब अलग होना चाहिए और मेंबर आपके अलग होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें वो व्यक्ति शामिल नहीं होंगे जो कंपनी में जॉब करते हैं, ठीक है ना। ऐसे व्यक्ति जो कंपनी में नौकरी करते हुए नौकरी के समय में ही सदस्य थे और नौकरी की समाप्ति पर सदस्य बने हुए होंगे, ठीक है। ऐसे सदस्य भी नहीं आएंगे जो कंपनी में जॉब कर रहे हैं या फिर उन्होंने जॉब से पहले सदस्य थे, बाद में कंपनी में जॉब करने लग गए हैं, ठीक है ना, उसके साथ उनकी मेंबरशिप खत्म हो जाती है। Public company, a public company is defined as a company which is not a private company. Company which are not private will be treated as a public. Public companies can have a unlimited number of members and can invite the public to subscribe its shares and debenture. The minimum number of member required is 7। public company सार्वजनिक कंपनी ऐसी कंपनी होती है जो प्राइवेट नहीं होती है, ठीक है ना। इसमें मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं, कम से कम 7 लोग होते हैं। यहाँ पर कंपनी खुद पब्लिक में अनाउंसमेंट करती है, पब्लिक को बुलाती है कि वो आकर हमारे कंपनी के शेयर खरीदे, डिवेंचर ले, ठीक है ना। तो ये चीज़ें क्या होती है जो पब्लिक से होती है। यहाँ पर बाहर के सभी व्यक्ति को इनवाइट किया जाता है अपने डिवेंचर और शेयर खरीदने के लिए, ठीक है। प्राइवेट कंपनी में उनके जो कंपनी के मेंबर होते हैं वही शामिल होते हैं, बट यहाँ पर पब्लिक कोई भी व्यक्ति हो सभी इसमें शामिल हो सकते हैं। गवर्नमेंट कंपनी, एज पर सेक्शन 617 ऑफ द कंपनीज एक्ट, a company is regarded as a government company if not less than 51% of its paid up share capital is held by general government। गवर्नमेंट कंपनी वो होती है जिसके पास में 51 शेयर होते हैं, ठीक है ना। अगर 2 कंपनी है, नहीं सॉरी ये बोल सकते एक कंपनी है, ठीक है ना, अगर उसमें से 51 शेयर गवर्नमेंट के पास में है
तो वो सरकारी कंपनी हो गई, और अगर 51 से कम है लाइक 49 है तो वो प्राइवेट कंपनी हो जाएगी, ठीक है ना। मिनिमम गवर्नमेंट कंपनी के पास में 51 शेयर 51% हिस्सा उस कंपनी का गवर्नमेंट के पास में होना चाहिए गवर्नमेंट कंपनी कहलाने के लिए, ठीक है ना। ये हो गया। नेक्स्ट दिया है फॉरेन कंपनी। एज पर सेक्शन 591 कंपनी दैट इज इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया हैज एस्टैब्लिशमेंट प्लेस ऑफ अ बिजनेस इन इंडिया, इट्स कॉल्ड अ फॉरेन कंपनी। विदेशी कंपनी, विदेशी कंपनी में दिया गया है कि अब एज पर सेक्शन 591 कंपनी दैट इज इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर अगर कोई कंपनी चलाई जा रही है एंड हैज एस्टैब्लिश्ड प्लेसमेंट ऑफ बिजनेस इन इंडिया, और जिसका व्यापार इंडिया में किया जा रहा है, ठीक है ना। कंपनी बाहर स्थापित है और जिसका व्यापार इंडिया में किया जा रहा है वो कौन सी कंपनी होती है? फॉरेन कंपनी। क्लियर है? नेक्स्ट हमें दिया है ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट के हिसाब से कौन कौन सी कंपनी होती है। चलो पब्लिक इंटरेस्ट वाला पॉइंट इसी में दिया था, वो हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट दिया है ऑन द बेसिस ऑफ नेशनलिटी, देसी कंपनी। वे समस्त कंपनी जिनका निर्माण देश में ही होता है और देसी कंपनी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। ऐसी कंपनियां जो इंडिया में ही बनी है और इंडिया में ही कारोबार कर रही हैं वो क्या हो गई? इंडियन कंपनीज हो गई, ठीक है ना। फिर आता है बेसिस ऑफ प्रॉफिट अर्निंग। एक होती है ट्रेडिंग कंपनी और एक होती है नॉन ट्रेडिंग कंपनी। लाभार्जन के उद्देश्य से स्थापित की गई कंपनी व्यापारिक कंपनी होती है। ऐसी कंपनी उत्पादक तथा वाणिज्यिक कार्य से लाभ कमाती है, ठीक है ना। ऐसी कंपनी जिसका उद्देश्य क्या है? प्रॉफिट कमाना, वो इंडस्ट्री एरिया या फिर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, ठीक है ना, या फिर सेलिंग डिपार्टमेंट, दोनों तरह से पैसा कमा सकती है। नॉन ट्रेडिंग कंपनी गैर व्यापारिक कंपनी है। वे कंपनी जिनकी स्थापना लाभ कमाने के उद्देश्य अपेक्षित धार्मिक या कल्याण के उद्देश्य से, ठीक है ना। ऐसी कंपनी है जिसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है, बाकी सभी चीज़ें मतलब ये बोल सकते हैं कि धार्मिक कार्य होगा, अदर जो भी कार्य होते हैं वो सब करना इसमें आता है, ठीक है ना। तो आज हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है कल का हमारा ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ एक दो टॉपिक और बचे हैं वो हम कल क्लियर कर लेंगे, ये चैप्टर हमारा क्लोज हो जाएगा। थैंक यू।